आज की वीडियो में हम दो अलग हेयर ट्रांसप्लांट जर्नीज को देखेंगे और समझेंगे कि हर पेशेंट की प्रोग्रेस और एक्सपीरियंस किस तरह अलग होता है। सबसे पहले देखते हैं हमारे पहले पेशेंट की जर्नी और उनकी प्रोग्रेस को करीब से देखते हैं। अभी तक का क्यूरियोसिटी के साथ मेरा सफ़र जो है वो बहुत स्मूथ चला है। एक होता है फ़ील की थोड़ा-सा एक नर्वसनेस होती है, एक डर लगता है कि हाँ, हम ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं। मैं जिस टीम में काम करता हूँ वो मिस्टर राजपाल यादव जी हैं, तो उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट क्यूएसटीज़ कराया था। उसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा आया था। ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट को लेके मिथ तो है हर किसी के मन में। डर तो हमें भी लग रहा था कि ट्रांसप्लांट कराएँगे तो फिर क्या होगा, क्या नहीं होगा। बहुत सारा पेन होता है, ये होता है, वो होता है। वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में हर ऐसा लगता है मुझे ना कि हर 2 से 3 जो लोग हैं ना वो डॉक्टर बन जाते हैं अपने आप को, ठीक है। तो उस मिथ से मैं भी गुजर चुका हूँ कि जब भी मैंने प्लान किया था और मैं अपने 1-2 दोस्तों से बताया कि जाओगे तो फिर वहाँ पे हाइजीन कैसा होगा, एक इंजेक्शन से सुई दिया जाता है, ये होता है, वो होता है। बट जब मैं यहाँ पहुँचा तो वो सारी मिथ जो है ना मेरी ख़त्म हो गई। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं 34 ईयर का हूँ और क्रिस्टी क्लिनिक में मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ यहाँ पे। मुझे इसके बारे में मेरे जो एक सहयोगी हैं मिस्टर राजपाल यादव, जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनकी टीम में, तो उनके सजेशन पे मैं यहाँ पे आया और मुझे यहाँ पे आके एक ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं कुछ करने के लिए आया हूँ अभी। एकदम फ्रीली सी मोमेंट मुझे लग रही है और ऐसा लग रहा है कि हाँ, चलो जो नॉर्मल डे होता है ना, वैसा फ़ील हो रहा है मेरे को। मैं हरिद्वार इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे जो मित्र हैं राजपाल यादव जी, वो हरिद्वार से कराए थे और मुझे भी लगा कि हाँ, मैं हरिद्वार से कराऊँ तो मेरे लिए बेटर है। बट मैं आया दिल्ली से हूँ यहाँ पे कराने के लिए। बट वो एक होती है ना कम्फ़र्टेबल ज़ोन, वो कम्फ़र्टेबल ज़ोन मुझे है ये हरिद्वार में आके मिला और एक वो हर किसी की एक माइंडसेट होती है कि हम यहाँ से कराएँगे तो मुझे और अच्छी चीज़ें मिलेंगी। तो और मैंने काफ़ी सारे रिव्यू भी देखे थे, तो बहुत अच्छा रिव्यू था हरिद्वार के लिए, तो इसलिए मैं यहाँ चूज़ किया। दिल्ली में अभी एक्चुअली रिसेंटली दिवाली का समय हुआ था और पॉल्यूशन ज़्यादा है और हरिद्वार है कि एक प्योर सिटी मानी जाती है इसको, एक बहुत अच्छी गंगा के किनारे सिटी है। ऐसा दिल्ली भी यमुना के किनारे है बट यमुना इतनी अभी दूषित हो चुकी है और पॉपुलेशन दिल्ली में है, तो मैंने सोचा कि चलते हैं एक अच्छी जगह पे, जहाँ पे एक हमारे साँस लेने की जो पॉसिबिलिटी है वो अच्छी हाई हो और हम वहाँ जाके एक अपना सुकून भरा ट्रांसप्लांट करा सकें। अभी तक का क्यूरियोसिटी के साथ मेरा सफ़र जो है वो बहुत स्मूथ चला है और मुझे अच्छा लग रहा है। एक होता है फ़ील की थोड़ा-सा एक नर्वसनेस होती है, एक डर लगता है कि हाँ, हम ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं। बट जो जिस तरह से प्रोसेस बाय प्रोसेस हमें मिल रहा है और जितनी भी टीम है सपोर्ट मिल रहा है, मुझे तो अभी तक एक एन्जॉयमेंट टाइप का फ़ील हुआ। आगे और जब ट्रांसप्लांट होगा तो कैसा फ़ील होगा, वो तो आगे आने वाला वक़्त बताएगा। हेयर ट्रांसप्लांट का मन इसलिए बना है कि मैंने पहले भी एक बात बता चुका था कि मैं जिस टीम में काम करता हूँ वो मिस्टर राजपाल यादव जी हैं। तो उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट क्यूएसटीज़ कराया था। उसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी अच्छा आया था। और आजकल की जो जनरेशन में ये है कि आप फोटोजेनिक होना चाहते हो हर किसी के लिए। तो अभी जिस तरह से मेरा कंडीशन है, मेरे बाल की जो कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा कहीं जाने पे थोड़ी-सी एक होती है ना कि थोड़ी-सी एक डाउनफॉल लगती है अपने आप को। तो हम सोचे कि अब ये टेक्नोलॉजी भी इंडिया में आ चुकी है, तो इसकी वजह से मैंने प्लान किया, उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया कि कौन सी बेस्ट कंपनी है, कहाँ से करना बेहतर रहेगा। तो मैंने भी जो रिसर्च किया था क्यूएसटी के बारे में, एक्चुअली क्या है मेरी जो फैमिली है वो थोड़ी ओपन माइंड की है और मेरे पापा बिज़नेसमैन हैं, और मेरी जो मम्मी है वो हाउसवाइफ़ है और जो एक मेरी सिस्टर है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में है। तो एक जो माहौल होता है बाहर में कि हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, एक एजुकेशन के बारे में जानने के बारे में, तो वो उनको पहले से ही पता था इस बारे में। तो मैंने बस अपने फादर को कन्विंस किया कि ये जो टेक्नोलॉजी है आई है जो इंडिया में हेयर ट्रांसप्लांट के लिए और काफ़ी स्मूथ है। थोड़े से हल्के पेन होते हैं जो एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। तो उसके अकॉर्डिंग यदि हम इसको करा लेते हैं तो रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा है। मैंने काफ़ी सारे जो क्यूएसटी के पहले सेशन हो चुके हैं, जिन्होंने अपने करा करा रखे हैं, तो उनके बिफ़ोर के और आफ्टर के जो उनको मैंने दिखाया इमेज, तो उसके अकॉर्डिंग फादर ने बोला कि ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो आप करा लीजिए। तो मुझे कोई मुश्किल नहीं हुई इसके कन्विंस करने में। ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट को लेके मिथ तो है हर किसी के मन में। कोई यदि आपको एक अच्छा गाइडर मिल जाता है तो आपको अच्छी तरह से गाइड कर लेता है और यदि कोई गाइडर नहीं मिलता है तो वो अपने हिसाब से उल्टी-सीधी बातें या जो भी है उनके मन, हम किसी को गलत नहीं बोल सकते, बट वो बोलते रहते हैं कि कराने के बाद ये हो जाता है, वो हो जाता है, वो हो जाता है। तो वो तो मिथ तो हमेशा हर जगह होती है। यदि आप एक अच्छे इंसान भी हो ना तो कुछ लोग उसमें खामियाँ निकाल देते हैं और एक आप बुरे इंसान हो तो उसमें आपको लोग अच्छाई निकाल देते हैं। तो अपने देखने का एक नज़रिया जो है ना वो अपना होना चाहिए और अपना होता है। तो डर तो हमें भी लग रहा था कि ट्रांसप्लांट कराएँगे तो फिर क्या होगा, क्या नहीं होगा। बट होता है कि जो हमारे सर्कल में लोग हैं, जिन्होंने करा रखे हैं,
तो उनके रिजल्ट देख के उनके से बातचीत करके मुझे एक कॉन्फिडेंस लेवल आया कि हाँ यार मैं करा सकता हूँ चीज़ें। हेयर फॉल का मेन कारण तो मुझे 2-3 चीज़ लगती है। एक मैं जब दिल्ली में आया, मैं दिल्ली में रहता हूँ मैंने पहले भी बता चुका हूँ। तो मैं दिल्ली में आया तो वहाँ के जो पानी है ना वो वो है, एक वहाँ के जो क्लाइमेट है, पॉल्यूशन है, एक वो भी मैं मान सकता हूँ। और एक और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो खान-पान होती है। यदि आप अपना खान-पान सही रखते हो ना तो थोड़ा-सा होता है कि हेयर फॉल आपके वो डाइट के ऊपर डिपेंड भी करता है वो चीज़ें का। तो जैसे हमारी बॉडी है, जैसे हम कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी का हर पार्ट करता है, वैसे ही यदि हम पोषक तत्व खाएँगे जो हमारे बाल के लिए, सबके लिए विटामिन्स यदि भरपूर मात्रा में मिलती रहेगी तो वो हेयर फॉल नहीं हो सकता है। बट यदि वो कम हो जाती है मिलना तो उससे भी हेयर फॉल के चांसेस होते हैं, जहाँ तक मुझे आइडिया है इस बात का। मेरा ये मानना है कि जब बाल नहीं होते हैं तो ज़िंदगी में फ़र्क ये आता है कि आपको ना एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो कभी-कभी ना बहुत आप टैलेंटेड होने के बाद ना आप थोड़ा-सा अपने आप को फ़ील करते हो। जब सामने वाले से मिलते हो तो एक गुड लुकिंग, सबसे पहले लोग आज के टाइम में ना आपकी नेचर को नहीं जानते हैं, आपकी गुड लुकिंग को जानते हैं। पहले लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि आपको एक गुड लुकिंग देखते हैं कि हाँ गुड लुकिंग है, तब आपसे थोड़ा-सा एक फ्रेंडशिप करना और वो सी जिस जिस एज में मैं हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि यदि हम किसी को कोई पार्टनर है या किसी को हम जा रहे हैं कुछ करने के लिए, डेट करने के लिए या फिर कुछ चीज़ लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले वो आपको जज करता है कि हाँ यार ये गुड लुकिंग है कि नहीं है। उसके बाद आती है कि आप कैसे आपका नेचर वाइज़ है, कैसे आप सैलरी करते हो, ये सब चीज़ें जो है ना वो चीज़ होती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि गुड लुकिंग होने के लिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होता है बाल, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट मैं करा लूँगा और मेरे अच्छे बाल आ जाएँगे, तो ज़िंदगी में ये फ़र्क हो जाएगा कि एक जो एक पर्सनैलिटी हो जाती है ना, बिल्ड होती है। तो आप कहीं भी कहीं जाते हो, अपने आप को रिप्रेज़ेंट करते हो, तो एक लगता है ना कि हाँ यार, ये बंदा जो है ना एक सिंसियर है और एक थोड़ा-सा अच्छा है देखने में। तो मुझे ये फ़ील होता है, तो हो सकता है कि जो मैं फ़ील कर रहा हूँ वो इन फ्यूचर में ऐसा ही हो। प्रोफ़ेशनली बस यही फ़र्क आएगा कि आप यदि टीम को हैंडल करते हो या फिर जो टीम मेंबर होते हैं, आप उनको जाते हो, गाइड करते हो, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा-सा इंटरेस्ट दिखाते हैं। कि आप गुड लुकिंग हो तो ज़्यादा लोग आप पे फ़ोकस करते हैं, गुड लुकिंग नहीं हो तो थोड़ा कम फ़ोकस करते हैं। ये मेरा मानना है, ये मेरे अपने अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ अपना। ऐसा तो देखो, जो आपके बेस्ट फ्रेंड होते हैं तो वो तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं। बट जब नए पीपल से जब मिलते हो ना, तो वो बहुत मायने रखता है कि आप नए पीपल से कैसे मिलते हो। यदि आप कहीं गए हो दोस्तों के साथ कहीं घूमने के लिए, तो वहाँ पे जा रहे हो, तो वहाँ पे कोई लोग मिल रहे हैं, तो जो ग्रीटिंग होती है ना कि अरे सर कैसे अच्छे हैं। जैसे अब मान लो मैं एक नॉर्मल सा ले लूँ शाहरुख खान को, अब शाहरुख खान सर सामने से आ जाएँ तो लगेगा कि हाँ यार, कोई एक चार्म आया है, ठीक है। और यदि कोई नॉर्मल बंदा पीपल आ जाए तो उनको उतनी एक अटेंशन नहीं मिलेगी। तो वो एक पड़ता है फ़र्क, ये मुझे फ़ील होता है। मेरे जब कंसल्टेंट किया था मैं, तो जो मेरी हेयर लाइनिंग है और जो पीछे के थोड़े से वे डाउन हो गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग 5000 ग्राफ की बात हुई है। बट सर ने बोला था कि जब हम रियल में करेंगे तो थोड़ा ऊपर-नीचे भी हो सकता है वो चीज़ें। तो डिपेंड करता है कि जो अच्छे रिज़ल्ट आएँ और जो एक मैंने कहीं-कहीं देखा भी है कि जो काफ़ी लोग ट्रांसप्लांट कराते हैं, बट उनके जो दोनों हेयर होते हैं ना, उनके बीच में ना गैप होते हैं बहुत सारे। तो वो चीज़ें जो है ना, वो नहीं चाहिए। तो इसके वजह से मैं जो भी हमारे करेंगे, उनसे मैं कंसल्ट करके कि आप आपके अकॉर्डिंग आप बेस्ट सर्जन हो, आप एक अच्छे रेप्यूटेड कंपनी हो, तो उसके अकॉर्डिंग जैसे भी होगा वो अपना कर लेंगे। मैं हमेशा ना एक नेचुरल चीज़ों पे मैं बिलीव करता हूँ। यदि मैं ट्रांसप्लांट नहीं भी करता और मेरे बाल उड़ भी जाते हैं, तो मैं गंजा रह जाता, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं था। बट जो भी चीज़ है वो नेचुरल में जाना चाहता हूँ मैं। क्योंकि पैच लगाना क्या है कि आप फिर सुबह निकालो, फिर लगाओ, फिर ये करो, वो करो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट एक नेचुरल होता है। तो इसलिए मैं ज़्यादा ये सब चीज़ों में नहीं पड़ा, क्योंकि जो रिज़ल्ट आजकल जो मार्केट में आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि हाँ, यदि मैं उस चीज़ को मेंटेन कर लेता हूँ, जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि हाँ, आप ये करो, ऐसे रहो, लाइफ़स्टाइल आप ऐसे रखो, तो वो चीज़ें जो है ना, वो काफ़ी हमारे पास अच्छे रिज़ल्ट आ सकते हैं। मैं अच्छे क्लिनिक में ये देखता हूँ कि वहाँ की जो सबसे पहली चीज़ है कि एनवायरनमेंट अच्छी होती है अच्छी क्लिनिक में, डॉक्टर अच्छे मिल जाते हैं आपको, ठीक है? क्योंकि आप ना 150 या 10,000 या 5,000 के चक्कर में आप यदि कोई अच्छे क्लिनिक में नहीं पहुँच पाते हो, तो उससे क्या होता है ना कि आप हेयर ट्रांसप्लांट लाइफ में 1 बार कराओगे या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 बार कराओगे, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। बट यदि आप दूसरी बार में सोचते ही क्यों हो चीज़ों को लेके, तो इसलिए आप यदि कुछ करते हो, अच्छे जगह जाते हो, तो अच्छे डॉक्टर मिलते हैं, अच्छी फैकल्टी मिलती है, अच्छी सुविधाएँ मिलती हैं, अच्छे टेक्नोलॉजी यूज़ मिलते हैं और अच्छे मेडिसिन भी मिलते हैं। तो इसके वजह से मैं ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ कि एक अच्छा जो है वहाँ पे प्रेफ़र हो चीज़ें होती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं एक चीज़ और ऐड कर सकता हूँ कि मेरी फैमिली जो बैकग्राउंड है ना, वो मेडिकल से ही है। तो कभी-कभी आप देखते हो कि आप एक नॉर्मल डॉक्टर पास जाते हो, तो आप एक बुखार के लिए भी आपको पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक, ये वो बहुत सारी चीज़ लिख देते हैं। बट यदि आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो बस एक ही टैबलेट लिखेगा, बट जो आपको वो चीज़ें सही कर सकती है।
तो इसलिए ये जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्या आप कर रहे हो। यदि आप स्पेशलिस्ट पर जाओगे तो उस हिसाब से वो आपको जज कर लेगा और आपको उस हिसाब से आपकी रिपोर्ट देख के या जैसे भी हो गया वो कर सकते हैं आप। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आजकल टाइम में इंडिया में हम रहते हैं, इंडिया में होते हैं कि हर 2 से 3 जो बंदे होते हैं वो डॉक्टर होते हैं। आपके पापा हो सकते हैं, आपके घर के जो बगल वाले होते हैं वो हो सकते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जब मेरे बाल थोड़े से वीक होते जा रहे थे, तो जैसे मम्मी बोलती थी कि घरेलू नुस्खे अपना लो, जैसे कि आंवला खा लो और कोई ऑयल लगा लो, चम्पी कर लो या फिर मेहंदी लगा लो। तो इस तरह के जो घरेलू नुस्खे हैं ना, और भी बहुत सारे घरेलू नुस्खे होते हैं, तो वो सब चीज़ कर लो, तो उससे आपको बहुत फ़ायदे मिलते हैं। फ़ायदे तो मिलते हैं, बट वो होते हैं ना कि वो एक होता है ना कि एक बेस्ट फ़ायदा और एक धीरे-धीरे वाली फ़ायदा। तो वो उससे क्या होता है कि बहुत एक माइनर जो होता है ना, बहुत छोटे-छोटे लेवल पे उससे वो फ़ायदा मिलते हैं। तो घरेलू नुस्खे तो मैंने बहुत अपनाए हैं। तो जब मुझे लगा कि हाँ, घरेलू नुस्खे जो है ना बहुत टाइम लगेंगे, बहुत टाइम टेकन हो सकते हैं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं यार एक अच्छे क्लिनिक से मिलता हूँ, एक अच्छे सर्जन से मिलता हूँ और उसके बाद मिलने के बाद मैंने सोचा कि चलो मैं ट्रांसप्लांट कराता हूँ। ओटी जाने से पहले मन में तो विचार ऐसा कुछ नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है? मैं एकदम नेचुरल अपने आप को रख रहा हूँ। हाँ, अंदर से थोड़ी-सी डर है कि आगे क्या होगा और कैसे लाइक स्मूथ करेंगे। बट मैंने क्यूएसटी के थोड़े से वीडियो देखी हैं, मैं अपना माइंड सेट कर चुका हूँ कि अंदर जाने के बाद क्या-क्या होता है। तो मैं थोड़ा-सा कम नर्वस हूँ, बट नर्वस तो हूँ मैं, बट थोड़ा कम नर्वस हूँ चीज़ों का। तो मैं अब आगे प्रोसेस के लिए जा रहा हूँ, जैसा भी रहेगा आगे का अपडेट मैं आपसे शेयर करते रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए, धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। आज मेरा सर्जरी कंप्लीट हुआ है, जिसमें मुझे काफ़ी एक एक्साइटमेंट होती है कि हाँ, कैसे आप करते हैं, सर्जरी कैसी होती है। मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे थे इसपे, बट जो एक मीथ होती है कि बहुत सारा पेन होता है, ये होता है, वो होता है, वो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ के जो डॉक्टर हैं, इतने कंफर्टेबल से हर बार पूछते थे कि आपको पेन तो नहीं हो रहा है और आपको पेन तो नहीं हो रहा है। बट मुझे ऐसा कुछ फ़ील नहीं हुआ। ऐसा लगता है कि जैसे हल्का-सा एक चुभन होती है ना, जब नीडल आ जाती है, हल्की सी चुभन होती है, बस उतना ही पेन मुझे फ़ील हुआ। और जो मेरा प्रोसेस था पूरा सर्जरी का, वो 8 से 9 घंटे का प्रोसेस था मेरा और मेरा 5000 ग्राफ लगे हुए हैं इसमें। तो मुझे एक कंफर्टेबल फ़ील, अभी आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से बात कर रहा हूँ। आधे घंटे पहले मेरी सर्जरी कंप्लीट हुई है और मैं एक कंफर्टेबल ज़ोन में हूँ। ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है कि हाँ, बहुत सारा चीज़ें हो रही है, ऐसा चीज़ है। तो ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा अभी तक मेरा। कल मैं जब आया था सुबह में, जब सब मेरी फर्स्ट अपॉइंटमेंट था, तो मैं जब रिसेप्शन पे आया तो रिसेप्शन पे मुझे ग्रीट किया गया और ड्रिंक सर्व किया गया कि आप आराम से कंफर्टेबल होकर आप बैठिए। उसके बाद जब मेरा सब रिसेप्शन पे प्रोसेस हो गया, डॉक्यूमेंट सब जमा हो गए, उसके बाद मुझे अंदर बुलाया गया। उसके बाद फिर से मेरी फ़ोटोग्राफ़ी हुई। हाँ, सारे एंगल से मेरे कितने ग्राफ, वो अकॉर्डिंग टू फ़ोटो कि कितने ग्राफ हमारे लग सकते हैं, वो सब सारे डॉक्यूमेंट देख के डॉक्टर ने सजेस्ट किया और उसके बाद मेरी फ़ोटोग्राफ़ी हुई। फ़ोटोग्राफ़ी के बाद मेरी वीडियोग्राफ़ी भी हुई, एक सेशन हुआ, ताकि मैं पूरी तरह से मेरे बाल के स्कैल्प की हर एक पॉइंट को जांच किया गया कि कितनी वो नम है, कहाँ पे कितनी डेंसिटी हम लगा सकते हैं, कहाँ पे क्या कर सकते हैं, वो सारे कंप्लीट हुए। उसके बाद फिर मैं गया मार्किंग के लिए कि जो मेरे सर में कहाँ-कहाँ ग्राफ लगेंगे, कितने ग्राफ लगेंगे, कौन से एरिया जो डॉक्टर ने सजेस्ट किया, कौन से एरिया में, जैसे मेरे सामने के लगे हुए हैं, पीछे के कुछ स्कल्प हैं, तो पूरी मार्किंग हुई। मार्किंग के बाद फिर मैं गया ओटी रूम में और वहाँ पे जाके एक कुछ प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस हुआ ताकि वो मेरी जो बाल की जो स्कैल्प है ना, मुझे कोई इचिंग तो नहीं हो रही है, मुझे कुछ हो नहीं तो रहा है, इस सब तरह की चीज़ें हुई। पूरा कंप्लीट हुआ। कंप्लीट होने के बाद फिर मुझे घर भेज दिया गया कि आप उसको कल सुबह में आना है और आपका जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट किया जाएगा। जब मैं ओटी में गया था तो एक्चुअली क्या, हर किसी के मन में एक होता है, मैं कितना भी वीडियो देख लूँ, कितना भी प्रिपेयर हो जाऊँ, बट होता क्या है कि जब आप फेस टू फेस सामने करते हो ना, तो आपको एक हेजिटेशन होती है। जब मैं ओटी में गया तो ओटी का माहौल ऐसा था कि जैसे घर का माहौल है, ठीक है। सारे डॉक्टर ऐसे हाय हेलो करते हैं, कैसे हो आप, पूछते हैं कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, आपको कैसा फ़ील हो रहा है, आप आराम से बैठिए। मैं जब बैठा, फिर मेरी बीपी चेक हुई, तो बीपी होती है, हर किसी को होती है कि फ़र्स्ट टाइम जाने के बाद थोड़ी-सी हाई होती है, कोई भी काम करने का कि हाँ भैया मैं जा रहा हूँ ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो हाई हुई। तो डॉक्टर ने मेरे पीठ पे थपथपाया, बोला कि आराम से रहिए, कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा कूल रहिए, अच्छे से रहिए।
तो ऐसा बिहेवियर था जैसे मेरे पापा जो है ना वो मेरे साथ खड़े हुए और बोल रहे हैं कि बेटा चलो ठीक है, सब कुछ है, तुम आराम से रहो और सब चीज़ तुम करो। तो ओटी का जो था वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, बहुत अच्छा था। जब मेरी ओटी में गया, जब मेरा हेयर ट्रांसप्लांट था सुबह में, तो मेरी जो जर्नी थी वो 7 से 8 घंटे की थी, जो हेयर ट्रांसप्लांट का। तो मैं भी सोच रहा था जब जाते वक़्त 7 से 8 घंटे जो मेरी जर्नी है कैसे कैसे वो कंप्लीट होगी, क्योंकि एक 7 से 8 घंटे बहुत लंबा टाइम होता है। जब मैं वहाँ पे गया तो डॉक्टर से बातचीत हो रहा था। बातचीत हुआ तो फिर वो उनसे हर टाइम हमसे कम्युनिकेट कर रहे थे, आप फ़ील अच्छा कर रहे हैं, आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हो रही है, आपको ये तो नहीं हो रही है। फिर पूछ रहे थे कि आपको कुछ रिफ्रेशमेंट लेना है, तो मैंने बोला हाँ, मुझे कोई रिफ्रेशमेंट लेनी है। तो फिर उन्होंने वो प्रोसेस कंप्लीट करके, जो प्रोसेस कर रहे थे उस प्रोसेस को कंप्लीट करके मुझे फिर रिफ्रेशमेंट दिया। 2 से 3 बार मैंने अपना रिफ्रेशमेंट लिया। उसके बाद मुझे वॉशरूम जाना था तो वॉशरूम भी चला गया। तो ऐसा फ़ील लग रहा था कि जैसे हम अपने घर में हैं और मुझे कुछ करना है तो आप चले जाओ, कुछ करना है तो आप कर लो। तो 9 से 10 घंटे मेरा जो कैसे बीत गया मुझे खुद आइडिया नहीं लगा। मुझे लगा कि मैं 1 से 2 घंटे की प्रोसेस है। ऐसे एक्चुअली काफ़ी सारे लोगों के मिथ है और काफ़ी हम इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में हर ऐसा लगता है मुझे ना कि हर 2 से 3 जो लोग हैं ना वो डॉक्टर बन जाते हैं अपने आप को, ठीक है। तो उस मिथ से मैं भी गुजर चुका हूँ कि जब भी मैंने प्लान किया था और मैं अपने 1-2 दोस्तों से बताया कि जाओगे तो फिर वहाँ पे हाइजीन कैसा होगा, एक इंजेक्शन से सुई दिया जाता है, ये होता है, वो होता है। बट जब मैं यहाँ पहुँचा तो वो सारी मिथ जो है ना मेरी ख़त्म हो गई। जब मैं यहाँ पहुँचा तो इतना ईज़ी लग रहा था, कंफर्टेबल लग रहा था और हर चीज़ को इतने बारीकी से सब कर रहे थे। 4-4 5-5 लोग की टीम थी साथ में। वो जो भी चीज़ कर रहे थे, मुझे दिख भी रहा था, जो भी चीज़ कर रहे थे तो आराम से वो ईज़िली कर रहे थे। कुछ भी करो तो सैनिटाइज़र से हाथ को साफ़ करना। तो हाइजीन के मामले में इतना कम क्लीन एंड कंफर्टेबल था ना कि मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं कहीं बैठा ही हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं अपने घर पे इतना क्लीन सब रखता हूँ, वैसे ही यहाँ भी हर चीज़ क्लीन होता है। आप एक नीडल भी उठा रहे हैं ना, उसके बाद आपको अपने हाथ से सैनिटाइज़ कर रहे थे, तो मुझे अच्छा लगा ये चीज़ें। एक्चुअली जब मेरा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था, तो ऑब्वियस सी बात है जब नीडल आपको जब कोई इंजेक्ट करेगा तो पेन होती है। तो उससे पहले मुझे एनेस्थीसिया दिया गया था चारों तरफ। उसके बाद मुझे 1% भी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे कुछ इंजेक्ट किया जा रहा है, मैं हेयर ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। क्योंकि एनेस्थीसिया से क्या होता है कि एक लिक्विड होती है, जिससे आपको जो बॉडी के जो पार्ट पे दिया जाता है ना वो सुन कर देता है। उस सुन के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा-सा भी फ़ील नहीं होगा कि आपको कोई पेन हो रहा है या कुछ हो रहा है, और ईज़िली मेथड से वो चीज़ें आपको इम्प्लांट की जाती हैं। तो वैसा ही मेरा भी हुआ। तो मुझे भी बस जो एनेस्थीसिया देते हैं, तो एक जैसे आपको नॉर्मल सी बात है कि आप जाते हो इंजेक्शन लेने के लिए, तो आप नीडल लगती है तो आपको हल्की सी पेन होती है, ऑब्वियस सी बात है। तो वही हल्की-हल्की पेन हो रही थी एनेस्थीसिया के बाद। बस मात्र 1 मिनट या फिर मान के चलिए 30 सेकंड बाद वो एनेस्थीसिया काम करने लगता है, क्योंकि उसकी एक प्रवृत्ति होती है। उसके बाद वो फिर कुछ आपको मतलब ही नहीं था, आराम से ईज़िली से सब काम हो गया। जब हेयर ट्रांसप्लांट से पहले मेरी जो लुक थी और जो मेरी हेयर लाइन थी, जो भी थी, अभी आप सामने कैमरे में देख रहे होंगे। तो पहले मैं थोड़ा था कि हाँ, मेरी तो डेंसिटी जो थी बहुत कम थी और बाल ऐसे झाड़ने पे लगता था कि हाँ, थोड़ी-सी जो है वो ऐसी है। बट जब अभी मैं अपना लुक देख रहा हूँ तो मैं अब काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील कर रहा हूँ चीज़ों का, और मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जिस हिसाब से है, इस हिसाब से मेरी बाल ग्रो हो जाएँ आगे चल के, तो एक अच्छा माने लुक मेरे सामने प्रेज़ेंट होगा वो चीज़ें तो उससे एक कॉन्फिडेंस लेवल जो है बढ़ जाती है वो। जो मेरी सर्जरी हुई है अभी, तो सर्जरी की डेंसिटी आप देख सकते हैं कैमरे में। मैं आपको दिखाना भी चाहता हूँ कि जैसे ये हो रखी है, पूरी ट्रांसप्लांट हो रखी है। तो ट्रांसप्लांट के अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि जब मेरी जो ग्रोथ होगी ना वो काफ़ी अच्छी होगी, हैं। और डॉक्टर के हमेशा सब चीज़ होता है, देखो होती क्या है चीज़ें कि आप कुछ भी स्टार्टिंग में कर लोगे ना, और उसके बाद डॉक्टर आपको सलाह करते हैं कि आप ये मेडिसिन लीजिए, ये फ्रूट्स लीजिए, ये जो भी चीज़ लीजिए, ताकि जो आपकी जो बाल का जो ग्रोथ है ना उस पर वो डिपेंड करता है। तो डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन से मैं यदि करता हूँ तो मुझे फ़ील हो रहा है ये चीज़ें कि मेरी जो ग्रोथ है ना काफ़ी अच्छी होने वाली है, और यदि जैसे भी अच्छी होगी मैं आगे आपको अपडेट देता रहूँगा कि मेरी ग्रोथ कैसी होने वाली है। जैसे मेरा अभी आपने देखा कि हेयर सर्जरी हो गई है, मैंने अपनी फैमिली को बताया और फैमिली ने देख के मेरी फैमिली इतनी खुश हुई कि चलो अभी मेरा पहला लुक कैसा था और अभी लुक कैसा है। उसके बाद मैं भी डॉक्टर से मिला, डॉक्टर ने मुझे सारी प्रिस्क्रिप्शन बताई, सारी चीज़ें बताई। उसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ दिन बाद आपकी पीआरपी भी होगी, तो जैसे ही पीआरपी कंप्लीट होती है, जैसे मेरा ग्रोथ और भी होगा तो मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।
अब चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे पेशेंट की तरफ और देखते हैं उनकी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी। थोड़ा बहुत स्ट्रेस था माइंड पर, केमिकल यूज किए थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, बाल झड़ने रुके थे और जब मैंने छोड़ा तो वो फिर से स्टार्ट हो गया। मुझे बातचीत करने में दिक्कत आती है, फैमिली फंक्शन कभी भी जो होता है तो उसकी वजह से मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि मैंने बहुत सारे क्लिनिक सर्च किए जिनके रिजल्ट ठीक ठाक थे, पर मैंने उनसे बोला कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ तो उन्होंने भी मुझे एक ही बात की। मैं तो यही बोलूँगा कि मेरा नाम जस्सी है और मैं पंजाब होशियारपुर से आया हूँ। तो मेरी एज 29 है और मैं 4 और 5 साल से अपने बाल्डनेस से बहुत परेशान था, इसलिए मैं अपना सल्यूशन कराने QHT क्लिनिक आया हूँ। तो जैसा मैंने बताया कि मेरी हेयर प्रॉब्लम पिछले 4-5 साल से है, तो मैं जब नहाता था तो मेरे बाल झड़ना स्टार्ट हो गए थे, तो उससे मुझे पता चला। तो मैंने पिक्चर भी क्लिक की तो मेरे दोस्तों ने मुझे बताया कि आपकी हेयर लाइन काफ़ी पीछे जा चुकी है। तो मैंने बताना था कि ये मेरी स्टार्टिंग जो हुई तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस था माइंड पर, तो उसकी वजह से, और थोड़ा बहुत मैंने केमिकल यूज़ किए थे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे, इसकी वजह से वो स्टार्टिंग हो गए थे। मुझे अपनी बॉल्डनेस का रीज़न यही लगता है। मैंने इसके सल्यूशन के लिए मिनॉक्सिडिल लिया, तो जितना टाइम मैंने उसे यूज़ किया तो उतना टाइम मेरा रिजल्ट बाल झड़ने रुक गए थे और जब मैंने छोड़ा तो वो फिर से स्टार्ट हो गया। तो इसलिए मैंने इसका परमानेंट सल्यूशन ढूंढा और मैं अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने QHT क्लिनिक हरिद्वार पहुंच गया। और जब से मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हुआ तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया है। मुझे बातचीत करने में दिक्कत आती है, किसी के सामने में जाने की दिक्कत आती है, और फैमिली फंक्शन कभी भी जो होता है तो उसकी वजह से मैं अच्छे से रेडी नहीं हो पाता हूँ, क्योंकि नीचे हम कपड़े बढ़िया पहनते हैं और ऊपर से बाल्डनेस है, तो इसकी वजह से मैं अपना बहुत इसे अवॉइड करता हूँ पार्टी फंक्शन में जाना। और दूसरी तरफ मुझे जो लुक वाइज है उसका भी कॉन्फिडेंस मेरा बहुत लो है, वो भी वीकनेस पॉइंट है किसका। मैंने अपने हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में 2-3 साल पहले सर्च करना शुरू कर दिया था। फिर मैंने YouTube देखा और इंस्टाग्राम पर सर्च किया। मैंने बहुत सारे क्लिनिक सर्च किए जिनके रिज़ल्ट ठीक ठाक थे, पर मुझे लास्ट में जो QHT क्लिनिक का रिज़ल्ट बहुत अच्छे लगे, तो मैंने इनसे बात की और अपनी बुकिंग मैंने 2 साल पहले ही करवा दी थी। उस टाइम मैं बिजी था इसलिए नहीं आया, तो अभी जब मैं फ्री हुआ उस टाइम मैं ट्रांसप्लांट करवाने आ गया जहाँ पर। जब मैंने QHT क्लिनिक से बात की तो उन्होंने मुझे अपनी फ़ोटो तो भेजने के लिए कहा। मैंने इनको अपनी फ़ोटो भेजी तो उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट करके मुझे बताया कि आपके नियर अबाउट 5000 ग्राफ लगेंगे। तो मैंने फैमिली का मेरे का ये रिएक्शन था, मैंने उनसे बोला कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ। तो उन्होंने भी मुझे एक ही बात कही कि हाँ, कितना टाइम कैप पहनोगे, कि अगर परमानेंट सल्यूशन है तो इसे करवा लो। तो वो भी मुझसे सहमत थे। अभी मेरी सर्जरी स्टार्ट होने वाली है, तो मुझे एक ये डाउट है कि अभी मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ कि कैसे पेन होगा कि नहीं होगा। इन्फेक्शन का भी मुझे है, पर मुझे ये भी है एक्सपेक्टेशन है क्या मेरा रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी अच्छा आए और बढ़िया आए। तो जैसा कि मैंने बताया कि मेरी आज सर्जरी है, तो पहले मेरा सुबह ब्लड टेस्ट हुआ और फिर मेरा डॉक्टर से कंसल्टेंट हुआ और उसके बाद उन्होंने मेरी ट्रिमिंग का प्रोसेस है और ट्रिमिंग के बाद मेरा हेड वॉश होगा और उसके बाद मेरी हेयर लाइन डिज़ाइन होगी और उसके बाद मेरा स्लीटिंग का प्रोसेस आज डन होगा। तो अब मैं जा रहा हूँ अपनी सर्जरी के लिए और बीच बीच में जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता रहूँगा और दिखाता रहूँगा। अब तक आप जुड़े रहे मेरी जर्नी से। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम जस्सी है और मेरी सर्जरी को कंप्लीट हुए हुए अभी 10 और 15 मिनट हुए हैं। जब मेरी सर्जरी स्टार्ट होने वाली थी तो पहले मैं बहुत ही नर्वस था। जब धीरे धीरे सर्जरी स्टार्ट हो गई तो मैं कंफर्ट फील करने लगा। तो जो मेरे मन में डर था वो ऐसा कुछ नहीं था। तो डॉक्टर बार बार मुझसे आके पूछ रहे थे कि पेन तो नहीं हो रही, 1% पेन नहीं हो रही थी। पूरा स्टाफ मेरी पूरी केयर कर रहा था और बीच बीच में जब सर्जरी के ज़्यादा टाइम लग रहा था तो मुझे रिफ़्रेशमेंट मील भी मिल रही थी और वॉशरूम जाने के लिए भी अगर बोलते थे तो ब्रेक दे देते थे। तो उन्होंने स्टाफ और डॉक्टर का मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ। अगर बात मैं करूँ हाइजीन की, तो हाइजीन का बहुत ही ध्यान रखा गया था
सभी रूम सैनिटाइज किए हुए थे और जब भी जाते थे और हैंड सैनिटाइज कराते थे सभी स्टाफ मेंबर और मेरे भी। तो इसलिए हाइजीन का बहुत बहुत ध्यान रखा गया था। पहले मुझे डर था कि मुझे पेन होगी और इन्फेक्शन होगी, और ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोई पेन नहीं हुई, कोई इन्फेक्शन नहीं। जो पूरा ध्यान रखते हैं, एक मिनट बाद पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मुझे मेन था कि मुझे हेयर लाइन, ये देखो हेयर लाइन बहुत अच्छी मेरी डिज़ाइन की गई है, तो इसका भी मैं बहुत खुशी है कि मेरी हेयर लाइन बहुत बढ़िया है। मुझे 5500 ग्राफ के बारे में बोला गया था और मुझे पूरे ही 5500 ग्राफ लगे हैं। और जो आप देख सकते हैं कि मुझे आगे से लेकर पीछे तक ग्राफ पूरे लगे हैं। मुझे फुल डेंसिटी के साथ ये सब मिला है, आप देख सकते हैं। अभी मेरी यही एक्सपेक्टेशन है कि मेरा रिजल्ट बहुत बढ़िया है और कम से कम मिनिमम मुझे 3 से 4 मंथ तक रिजल्ट अच्छा मिल जाए अपना। तो आगे भी मैं यही अपने फ्रेंड्स को भी यही सजेस्ट करूंगा कि अगर रिजल्ट बहुत अच्छा आता है तो यही QHT क्लिनिक से ट्रांसप्लांट कराए अपना और बहुत बढ़िया रिजल्ट पाएँ। जहाँ का स्टाफ और सभी मेंबर बहुत ही केयरफुल हैं, वो सभी बहुत केयर करते हैं। तो और हाइजीन भी जहाँ बहुत है, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान दिया जाता है। मैं तो यही बोलूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक QHT क्लिनिक हरिद्वार में है। इससे ज़्यादा बेटर मैंने कोई नहीं देखा है। तो ये थी मेरी 3 दिन की हेयर प्लांट की जर्नी। तो नेक्स्ट टाइम आई होप कि मैं दोबारा मिलूँगा अपने रिज़ल्ट के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू QHT। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.